हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आफ्टर राजा राम मोहन रॉय। इससे पहले हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल से नहीं, जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये दूसरा वीडियो राजा राम मोहन रॉय के बाद क्या होता है ब्रह्म समाज का। सती प्रथा का तो अंत हो ही चुका था 1829 ईस्वी में, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई थी सती प्रथा। और 1829 ईस्वी में दरअसल बंगाल प्रेसिडेंसी में वो पूर्णतः प्रतिबंधित की गई थी। और 1830 आते आते वो मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी प्रतिबंधित कर दी गई थी। ठीक है, तो हालांकि अगर क्वेश्चन आता तो 1829 ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब ब्रह्म समाज, जब राजा राम मोहन राय चले जाते हैं तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन करता है? तो रामचंद्र बगीश हैं जो वो नेतृत्व करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल एक नॉलेज के लिए लिख लिया है। उसके बाद द्वारिका नाथ टैगोर भी 10 साल के लिए रखते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट रखते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1843 ईस्वी से ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, जो कि राजा राम मोहन राय के काफ़ी अच्छे मित्र भी थे। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ अपनी अध्यक्षता से ब्रह्म समाज का आचार्य देवेंद्र नाथ बनते हैं और अपनी अध्यक्षता में एक ब्रह्म यानी ट्रस्टी होते हैं इसके ब्रह्म समाज के, मतलब एक मेन अध्यक्ष होते हैं, जिससे वो अपना आचार्य जो एक नियुक्त करते हैं, उसका नाम होता है केशव चंद्र सेन। इनको नियुक्त करके अपना काम करते हैं। ठीक है, तो अब केशव चंद्र सेन के हाथों में पूरी तरह से ब्रह्म समाज का नेतृत्व होता है। ठीक है, लेकिन मेन ट्रस्टी देवेंद्र नाथ ही होते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर ही होते हैं। तो देवेंद्र नाथ ने इस तत्वबोधनी सभा की स्थापना भी की थी 1839 ईस्वी में। ठीक है, अब केशव चंद्र सेन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, इस समय आचार्य हैं वो, इसीलिए हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ब्रह्म समाज का सबसे ज़्यादा विस्तार इन्होंने ही किया, केशव चंद्र सेन ने। तो अभी तक ब्रह्म समाज जो था वो बंगाल में ही सीमित था, लेकिन उसके बाद इन्होंने इसका मतलब काफ़ी प्रचार किया और इसको क्या कहते हैं, बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई में भी इसका काफ़ी प्रचार किया। तो ये उदारवादी थे, ये हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे। ये अपनी सभाओं में ईसाई, मुसलमान, फारसी, चीनी धर्म पुस्तकों का पाठ करवाते थे। इनका मानना था कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ना कुछ बुराइयाँ, उन सभी अच्छाइयों को हम साथ में लेकर चलते हैं और बुराइयों को त्याग देते हैं। तो इसीलिए ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, पारसी धर्म, चीनी धर्म, सभी पुस्तकों का पाठ अपनी सभा में करवाते थे। अच्छा, इन्होंने ब्रह्म समाज का इतना विस्तार किया कि बंगाल में ही 54 शाखाएँ जो थी एक समय में, इनके समय में, मतलब 54 शाखाएँ केवल बंगाल में ही थी, और बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास आदि में भी अपनी शाखाएँ खोल दी। तो काफ़ी मतलब इन्होंने प्रसार किया। अच्छा, केशव चंद्र सेन जो थे, इनके प्रयासों से ही क्या कहते हैं 2 और समाजों की स्थापना हुई थी, जो कि प्रार्थना समाज और क्या कहते हैं परमहंस मंडली, इन 2 की स्थापना हुई थी। उसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर की थोड़ी सोच अलग थी। ये उदारवादी थे, ये सभी धर्मों को लेकर चलते थे और ये हिंदू धर्म को ही मानते थे। ठीक है, तो इन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर ने प्रन्यासी होने के नाते केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया। अब क्या होता है, देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि ट्रस्टी थे, प्रन्यासी मानी ट्रस्टी, यानी कि उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि केशव चंद्र सेन का काफ़ी मतलब काफ़ी ऊंचा दर्जा मिल गया था, जिस वजह से इनको क्या कहते हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज का एक आदि ब्रह्म समाज बना लिया। यानी कि 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज अब क्या हो गया, 2 भागों में बढ़ गया। एक ब्रह्म समाज तो ब्रह्म समाज रह गया, एक आदि ब्रह्म समाज बन गया, जिसके अध्यक्ष बन गए केशव चंद्र सेन, और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके रह गए। अच्छा, भारतीय ब्रह्म समाज भी इसी को बोलते हैं, आदि ब्रह्म समाज को ही भारतीय ब्रह्म समाज बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि 1865 में पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था। ठीक है, पहली बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 बार इसका विभाजन हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग आदि ब्रह्म समाज के बारे में बात करें, क्योंकि ब्रह्म समाज जो था वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ जितना आदि ब्रह्म समाज था। अब केशव चंद्र सेन जो थे, उन्होंने ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने इनको विशेष रूप से क्या क्या ध्यान दिया, स्त्रियों की मुक्ति पर ध्यान दिया, विद्या प्रसार यानी कि शिक्षा का प्रसार किया जाए, सस्ते साहित्य बांटना शुरू कर दिया और दान देने पर अधिक बल दिया, और संघ सभा का स्थापना की। अब इनके मोटिव थोड़े थोड़े और विस्तृत होते गए। ठीक है, अब क्या होता है
केशव और उनके अनुयायी विवाह की न्यूनतम आयु का भी प्रचार करते थे, यानी कि विवाह की एक न्यूनतम आयु होनी चाहिए, इसका प्रचार केशव चंद्र सेन करते थे और उनके अनुयायी। लेकिन एक गलती हो जाती है केशव चंद्र सेन से। 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में केशव द्वारा अपनी अल्फेक्स पुत्री जो होती है, उनकी जो पुत्री होती है 13 वर्ष की, उसका विवाह बिहार के राजा से कर देते हैं और कहते हैं कि यह ईश्वर किया गया है, जिससे उनके अनुयायी होते हैं वो काफ़ी मतलब दुखी हो जाते हैं और उनका कहना होता है जब केशव चंद्र सेन ही इस बात को नहीं मानेंगे तो उनके अनुयायी कैसे मानेंगे इस चीज़ को। इसीलिए उनके अनुयायी जो होते हैं इस बात का विरोध करते हैं और ब्रह्म समाज से दूर हट जाते हैं, आदि ब्रह्म समाज से। तो अब आदि ब्रह्म समाज भी हो जाता है जो दूसरी बार टूटता है 1878 ईस्वी में। और 1878 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज जो होता है, एक आदि ब्रह्म समाज तो रह ही जाता है, लेकिन अब एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। तो अब क्या हो गया, पहला जब टूटा था 1875 ईस्वी में, दूसरी बार टूटता है 1878 ईस्वी में, ठीक है। तो इतना होता है, यानी कि 2 बार टूटता है, ठीक। अब क्या होता है, ब्रह्म समाज जो होता है कर्म सिद्धांत तथा, अच्छा एक मेन पॉइंट है, इसको मैं नोट इसलिए मैंने लिखा है, देखिए ब्रह्म समाज की कुछ सीमाएं थी और कुछ मतलब उनके अपने वाक्य थे कि इन्हीं पे जोर दिया जाएगा, इन्हीं चीज़ों पे। लेकिन ब्रह्म समाज जो था, जो मेन था, कर्म सिद्धांत था, पुनर्जन्म के विषय में अपने निश्चित मत प्रकट नहीं करता था। वो कहता था कि जो भी इसके अनुयायी हैं वो अपनी इच्छा अनुसार इस चीज़ को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो ये उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट था। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।